नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल। अस्पताल के जनरल वार्ड में शिक्षक दीनदयाल जी अपनी पत्नी के साथ अकेले कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि बीवी के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूं। वो हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके थे। अब उनके पास घर भी नहीं बचा था जिसको बेचकर वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। दीनदयाल जी भरी आंखों से 2 दिन से बिस्तर पर बेहोश पड़ी अपनी पत्नी को लगातार निहारे जा रहे थे और सोच रहे थे कि इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा। दरअसल जानकी जी को दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन को बोला था। मन ही मन ये चिंता उन्हें खाए जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहने वाला कोई भी नहीं था। उम्र भर एक प्राइवेट अध्यापक के रहते जो थोड़ा बहुत बचत दीनदयाल जी ने की थी, वो सारा पैसा अभी तक खर्च हो चुका था। अब जानकी जी का ऑपरेशन होना था। उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी जो उनके पास अब बिल्कुल नहीं बचे थे। दीनदयाल जी सोच ही रहे थे कि नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही हैं, जल्दी ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, बस आप पैसे जमा करवा दीजिए। दीनदयाल जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे, पर या तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था या कोई बाद में बात करता हूँ बोलकर फ़ोन रख दे रहा था। ऐसा नहीं था कि दीनदयाल जी और उनकी पत्नी जानकी जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल उनके एक बेटा रोहित और एक बेटी साक्षी है, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों की शादी करवाई। आज बेटी साक्षी अपने पति के साथ विदेश में खुशहाल जीवन जी रही थी और बेटा शादी के कुछ समय बाद ही बहू नेहा के कहने पर माँ बाप को छोड़कर अलग शहर में नौकरी करने लगा था। दीनदयाल जी ने जानकी जी के ऑपरेशन के बारे में अपने बेटे रोहित को भी बताया था और बेटे से पैसों की मदद भी मांगी थी, लेकिन बेटे ने अभी पैसे नहीं हैं, 2-3 दिन में देखता हूँ कहकर फ़ोन रख दिया था। दीनदयाल जी कमरे के बाहर आकर गहरी सांस लेते हुए वार्ड बॉय से बोले, आप जरा मेरी पत्नी को देखना, मैं आता हूँ। वे एक दुकान पर ब्याज का पैसा मांगने गए, लेकिन दुकान वाला उनकी हालत देख उनको सुनाने लगा, वापस कहाँ से करोगे शर्मा जी? पैसे भी वहाँ दिए जाते हैं जहाँ से मिलने की कोई उम्मीद हो। दीनदयाल जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। ना चाहते हुए भी उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला और फिर से बेटे को फ़ोन लगाया। घंटी जाती है लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। वो फिर से रोहित को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उनकी बहू नेहा उठाती है और तपाक से बोलती है, बाबूजी, जब इन्होंने कह दिया है कि अभी पैसे नहीं हैं, वो 1-2 दिन में कोशिश करते हैं आपको पैसे देने की, तो क्यों आप बार बार फ़ोन किए जा रहे हो? वो बेटा, जब तक पैसे जमा नहीं किए तब तक वो लोग ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। इसलिए दीनदयाल जी अपनी बात कह ही रहे थे कि फ़ोन कट जाता है। रोहित, तुम्हारे बाबूजी एक अध्यापक होते हुए ऐसी गंवारों वाली हरकत कर रहे हैं। कोई किसी को इतनी बार फ़ोन करता है क्या? पैसे तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा हो, जिसे जब मर्जी आए तोड़ लिए। आज आप उनसे साफ साफ कह दीजिए कि हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं। बार बार
फ़ोन करके हमें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा तिल मिलाते हुए रोहित से बोली। इधर आंखों में आंसू और चेहरे पर लाचारी लिए दीनदयाल जी पैदल ही अस्पताल लौट आते हैं। बिस्तर पर बेहोश पड़ी जानकी जी को देख फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, जानकी, क्या कुछ नहीं किया हमने अपने बेटे के लिए। मेरी प्राइवेट नौकरी होने के बावजूद उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया। वो विदेश में रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहता था, इसलिए अपना मकान गिरवी रखकर कर्जा उठाया, जिसका कर्जा मैं आज तक देते आ रहा हूँ। और आज उस बेटे की वजह से हम किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। और रोहित, उससे तो न मकान का कर्जा उठाया गया और न ही उसे माँ बाप की चिंता है। मकान के किराए के लिए भी बेटी विदेश में रहकर थोड़े पैसे भेजती है, तब जाकर किराया दे पाते हैं हम। आज जब बेटा अच्छा खासा कमा रहा है तो उसने अपनी ज़िंदगी से अपने माँ बाप को ही निकाल दिया। काश हमने अपने बेटे पर सब कुछ दांव पर लगाने से पहले अपने बुढ़ापे के बारे में भी कुछ सोचा होता। अपने ही बेटे बहू का ऐसा व्यवहार ऐसा तो कभी कोई परायों के साथ भी नहीं करता होगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा जानकी। कहते हुए दीनदयाल जी कमरे से बाहर आते हैं और वहाँ पर रोते हुए विनती करते हैं कि मैं पूरा पैसा जमा कर दूंगा, बस इलाज में कमी न हो। आप लोग प्लीज़ ऑपरेशन शुरू कीजिए। लेकिन एक डॉक्टर उनको हड़काते हुए धक्का देता है और कहता है, हटो, पहले पूरे के पूरे पैसे जमा करो, तब ही इलाज शुरू होगा। तभी सामने से बड़ी डॉक्टर आती हैं और गिरते हुए दीनदयाल जी को पकड़ती हैं और सभी स्टाफ को डांट लगाती है। ये क्या तरीका है बुजुर्गों से बात करने का? आप ठीक तो हैं अंकल, कहकर डॉक्टर अपने केबिन में चली जाती है और कुर्सी में बैठे बैठे सोचती है, क्या ये शर्मा अंकल थे? उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, ये वही तो थे शर्मा अंकल। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब उनकी वजह से ही तो हूँ। कभी दीनदयाल जी उसके अध्यापक हुआ करते थे, जिन्हें वो भगवान की तरह पूजती थी। और बड़ी डॉक्टर, जिनका नाम सीमा था, अपने अतीत में खो जाती हैं। मध्यम परिवार में जन्मी सीमा शुरू से ही पढ़ने लिखने में होशियार थी। बिन माँ की बच्ची सीमा, पिता खेतों में काम करते और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। जैसे तैसे सीमा ने अपने गांव से अपना हाई स्कूल किया। सीमा विज्ञान वर्ग से आगे की पढ़ाई करना चाहती थी ताकि वो लोगों का इलाज कर सके, लेकिन गांव में ये विषय नहीं था। अब आगे की पढ़ाई के लिए सीमा को गांव से बाहर शहर जाना पड़ना था और वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती थी। जब उसने ये बात घर में बताई तो पहले घर में बहुत हंगामा हुआ, फिर बहुत नानुकुर के साथ उसके पिता ने हामी भरी। लेकिन शहर में कहाँ रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। तब उसके बाबूजी किशन जी ने अपने परम मित्र दीनदयाल जी को फ़ोन किया था और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया था। तब दीनदयाल जी ने किशन जी से कहा था, अरे यार, कैसी बातें करते हो? मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी की शादी हो गई है और बेटा पढ़ाई के लिए विदेश में है। अगर सीमा बिटिया आ जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये खालीपन हम दोनों को खाता है वैसे भी। और किसी तरह उसके पिता ने
मेहनत मजदूरी करके अपनी बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। सीमा का आना उनकी उदास सी जिंदगी में रंग भर गया था। सीमा को भी दोनों बहुत अच्छे लगते थे। सीमा अक्सर पढ़ाई से समय निकालकर किचन में जानकी जी की मदद किया कर देती थी। सीमा के आने से बेटी की कमी जो उनके जीवन में हो गई थी वो पूरी हो चुकी थी। सीमा भी अपने जो भी डाउट होते वो दीनदयाल जी से पूछ लिया करती और अक्सर वो उनको बोलती, अंकल एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और लोगों की खूब सेवा करूंगी। दीनदयाल जी सीमा की लगन और जज्बा देखकर बहुत खुश होते। वो सीमा को बेटी की तरह मानते थे। वो अक्सर सीमा की पैसे से भी मदद करते, क्योंकि उसके बाबा जो 2 पैसे भेजते वो अक्सर कम पड़ जाते थे। तब अक्सर कभी दीनदयाल जी तो कभी जानकी जी उसे पैसे देते, लेकिन संकोचवश सीमा जब मना करती तो वो बोलते, सीमा जब तुम कमाने लगोगी तब पूरा पैसा वसूल कर लेंगे, लेकिन अभी तुम ये रख लो। 1 साल बीत गया। इंटर में सीमा का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, लेकिन इसी बीच खबर आई कि सीमा के पिता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सीमा पे तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जानकी जी और दीनदयाल जी ने उसे बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ने दी और उसे बिखरने नहीं दिया। दोनों उसका हौसला जुटाए रखते। धीरे धीरे डॉक्टरी के एग्ज़ाम की तैयारी भी करती रही। पढ़ाई के साथ साथ दीनदयाल जी अक्सर सीमा को जीवन के मूल्यों को भी बताते। बेटा, एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो 2 परिवार का विकास करती है, इसलिए खूब पढ़ो और आसमान की बुलंदियों को छुओ। जब तक सीमा उनके साथ रही तब तक उसकी पढ़ाई का खर्चा दीनदयाल जी ने ही दिया। पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए सीमा को फेलोशिप भी मिल गई और दूसरे शहर चली गई। लेकिन आज इतने सालों बाद उनको ऐसे देख सीमा हैरान थी। सीमा सोच रही थी कि अंकल तो कितने शांत और सरल थे, फिर आज ऐसे लड़ क्यों रहे थे, वो भी ऐसी हालत में। तभी केबिन में नर्स आकर बोली, मैडम वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। उन बूढ़े आदमी ने पैसे जमा नहीं किए हैं, ऊपर से स्टाफ से झगड़ा कर रहे हैं वो अलग। तो आपको इस शहर में कहीं घूमना हो तो आप जा सकती हैं। तभी सीमा कहती है, लेकिन मैंने उनकी केस स्टडी की है, वो बहुत सीरियस है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। नर्स कौंध कर बोली, मैडम खतरे के बारे में उनको सोचना चाहिए ना, पैसा भी नहीं जमा कर रहे हैं, ऊपर से आपने भी देखा ना कैसे झगड़ा कर रहे थे स्टाफ से हॉल में। सीमा को पूरे मामले को समझने में देर नहीं लगी। नर्स से बोली, जल्दी से मुझे मरीज के कमरे में ले चलो। सीमा जैसे ही कमरे के गेट पर पहुंची तो देखा वो पत्नी के हाथ को पकड़ के रो रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। पैसे के अभाव में मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। आज अगर घर हमारे पास होता तो उसको बेचकर कुछ हो पाता, लेकिन हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है अब। और हमारा नालायक बेटा दौलत की चकाचौंध में इतना मस्त हो गया है कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा जानकी, हमारी परवरिश को आज उसने शर्मिंदा कर दिया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। माँ बाप बच्चों को सफलता के शिखर तक पहुँचाने में क्या कुछ नहीं करते, ये सोचकर कि बुढ़ापे पे हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ तो बेटे ने ऐसे मुंह मोड़ लिया है
कि उसका अब वापस लौटना मुश्किल है। दरवाजे पर खड़ी सीमा यह सब सुन रही थी। दोनों की ऐसी हालत देख उसकी आंखें भर आई। सीमा आंखों में आंसू लिए दीनदयाल जी के कंधे में हाथ रखते हुए बोली, आंटी का इलाज होगा अंकल, और बहुत अच्छे से होगा। दीनदयाल जी ने चौंक कर पीछे देखा और दिमाग पर जोर डाला। अंकल, मैं सीमा, याद आया आपके दोस्त किशन जी की बेटी। सीमा ने उनके चरण छुए और बोली, मैं वही सीमा हूँ अंकल, जिसको आपने अपने घर में जगह दी, जीवन के मूल्यों को समझाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ। अरे सीमा बेटी, तुम इतनी बड़ी हो गई। खुश रहो बेटा, जीती रहो। दीनदयाल जी कंपाते हाथों से सीमा को आशीर्वाद देते हुए बोले, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आंटी के इलाज करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं खुद उनका ऑपरेशन करूंगी। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था। सबकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर जो रो रही थी। सीमा ने तुरंत अपने स्टाफ को ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने को कहा। तेजी से सीमा जानकी जी के ऑपरेशन की तैयारी करती है और साथ ही साथ पूरे हॉस्पिटल ने काम की स्पीड को पकड़ लिया था। करीब आधा घंटे बाद सीमा दीनदयाल जी के पास आकर बोली, आंटी एकदम ठीक है अंकल, कुछ ही घंटों में उन्हें होश भी आ जाएगा। दीनदयाल जी सीमा को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा तुम्हारा बेटा। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा। तुम नहीं जानती कि आज तुमने क्या किया है मेरे लिए। आज अगर जानकी को कुछ हो जाता तो उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग देता। कैसी बातें कर रहे हो अंकल आप। आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ, और पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए। मैं आपकी बेटी जैसी नहीं, आपकी बेटी हूँ। अब जब तक दीनदयाल जी और जानकी जी अस्पताल में रहे, सीमा ने उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था अच्छे से करवाई। जब दीनदयाल जी इस सब के लिए मना करते तो सीमा बोलती, इतने दिनों से आप इतने परेशान अकेले ही सब कुछ देख रहे थे अंकल। अब आप बस आंटी जी का ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ मेरे में छोड़ दीजिए। अब सब मेरी जिम्मेदारी है। दीनदयाल जी को याद आ रहा था कि जानकी जी को सीमा अपने रोहित के लिए हमेशा से पसंद थी। जानकी जी ने सीमा को अपनी बहू बनाने के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन दोनों तब धक रह गए जब रोहित ने अपनी पसंद के बारे में बताया था और उसी से विवाह करने की जिद ठान ली थी। तब अपनी पसंद को किनारे रख दोनों ने बेटे की पसंद को अपना लिया था। कुछ ही दिनों में जानकी जी की तबीयत ठीक होने लगी। जानकी जी भी सीमा को देख बहुत खुश थी। जिस दिन जानकी जी को अस्पताल से छुट्टी मिली, उस दिन सीमा उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल से सीधे अपने घर ले आई। कार में बैठी जानकी जी ने सीमा से कहा, बेटा तुमने पहले ही हम पर बहुत एहसान किए हैं, अब बस तुम हमें हमारे घर छोड़ दो। लेकिन सीमा ने उनकी एक न सुनी और बोली, नहीं आंटी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जैसे ही वो लोग सीमा के घर पहुँचे तो वहाँ पर सीमा के पति और उसकी 7 साल की बेटी उनको देखकर बहुत खुश हुई। सीमा अपने पति जितेन से बोली, जितेन, मैं अक्सर आपसे बोला करती थी ना कि आंटी अंकल की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। ये वही अंकल और आंटी हैं
जो मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी बढ़कर है। आज मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। सीमा के पति जो बहुत सुलझे हुए और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने दोनों के पांव छुए और उनको आदरपूर्वक घर में बिठाया और बोले, सीमा अक्सर आप लोगों के बारे में बात करती थी। उसने आप लोगों को ढूंढने की भी कोशिश की और आपके घर पर भी गई, लेकिन वहाँ आप लोग नहीं मिले। फिर सीमा अपने ही काम में बिजी हो गई। अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे और यहीं हमारे साथ रहेंगे। सीमा और जितेन की जिद से और उनके इतने सम्मान से दोनों फूले नहीं समा रहे थे। काफ़ी देर तक सब लोगों में बातचीत और हंसी मजाक चलती रही। अब दोनों सीमा के घर में रह रहे थे। सीमा की 7 साल की बेटी के साथ दोनों का समय भी सुखपूर्वक गुजर रहा था। करीब 15 दिन बीत जाने पर जानकी जी बोली, बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। बहुत दिन हो गए हैं यहाँ रहते हुए, अब हमें चलना चाहिए। तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनके जाने की बात सुनकर सीमा थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि यह तो वो जान चुकी थी कि अब उनके पास जो भी पैसा था वो सब खत्म हो चुका है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है और ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति यहाँ ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। इसलिए सीमा बोली, अंकल आप तो जानते हो कि जितेन का बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके लिए उनको कई कई दिनों तक विदेश में भी रहना होता है। अब उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बिजनेस का हिसाब किताब अच्छे से संभाल सके और जिस पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सके, क्योंकि जिस पर इन्होंने भरोसा किया था वो आदमी तो धोखेबाज निकला और उसने हिसाब किताब में बहुत घोटाला किया था। मुझे इस काम के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं लगता। वैसे भी मुझे पता है यहाँ से जाकर आप काम करने की तो सोचेंगे ही, तो क्यों ना आप जितेन के ऑफिस में जाकर वहाँ का हिसाब किताब देखें। सीमा के इतना कहने पर दीनदयाल जी अपनी पत्नी जानकी जी की तरफ देखने लगे। जानकी जी को सीमा की बात अच्छी लगी और उन्होंने अपनी मूक स्वीकृति उन्हें दी। अब दीनदयाल जी जितेन के साथ उनके ऑफिस जाने लगे और वहाँ बैठकर सारा हिसाब किताब देखने लगे। कुछ ही दिनों में जितेन के साथ काम करते करते दीनदयाल जी बिजनेस की सारी बारीकियां सीख चुके थे। धीरे धीरे दीनदयाल जी ने सीमा के बगल में ही एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था और दोनों उसमें रहने लगे थे। एक दिन जब जितेन अपने काम से शहर से बाहर गए थे, तब वो जितेन के ऑफिस में बैठे अपना काम निपटा रहे थे कि इतने में उनको बाहर शोर सुनाई दिया। बाहर एक आदमी अंदर घुसा चला आ रहा था, जिसको कुछ लोग अंदर आने से रोक रहे थे। उन्होंने पेयोन को अंदर बुलाया। ऑफिस का पेयोन उनके पास आता है और कहता है, सर वो पहले यहीं जॉब करते थे, लेकिन जितेन सर ने उनको ऑफिस से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने यहाँ धोखाधड़ी की थी। वो एक बार जितेन सर से मिलना चाहते हैं। दीनदयाल जी पेयोन को उस व्यक्ति को अंदर आने देने को कहते हैं। जब वह व्यक्ति अंदर आता है तो दीनदयाल जी उसको देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं उनका बेटा रोहित था। रोहित भी अपने पिता को बॉस की कुर्सी पर बैठा देखकर चौंक जाता है। गरीब और लाचार बाप के चेहरे पर आज उसे अलग ही रौनक नजर आ रही थी। वो कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, आप और यहाँ? अच्छा,
तो इस तरह से मुझसे बदला निकाला है आपने। मुझे नौकरी से हटवाकर खुद यहाँ के बॉस बन गए हो आप। दीनदयाल जी रोहित की बातें सुन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवाया, तुम्हारे गलत कर्मों ने तुम्हें नौकरी से निकलवाया है। तुम्हारे कर्म ही इतने खराब हैं कि ईश्वर ने तुम्हें अर्श से सीधे फर्श पर लाकर पटक दिया है। रोहित तुरंत दीनदयाल जी के पैरों में गिर गया। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। यहाँ से निकलने के बाद मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ पिताजी। रोहित कह ही रहा था कि तभी पियोन आता है और उसको घसीटते हुए केबिन से बाहर निकाल देता है। दीनदयाल जी पथराई आंखों से उसे देखे जा रहे थे। घर पहुंचकर भी उनका मन उदास ही था। जानकी जी उनकी उदासी का कारण पूछती है तो वो आज ऑफिस में हुई पूरी घटना को उनको बताते हैं। जानकी जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जानकी जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने बेटे और बहू को देखकर चौंक जाती हैं। बहू नेहा जानकी जी को देखती हैं तो देखती ही रह जाती है। जानकी जी ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई होती है। एकाएक दोनों जानकी जी के पैरों पर गिर जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए माँ, आप नहीं जानती हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जो भी बचत थी सब खत्म हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। दोनों गिड़गिड़ाते हुए कही जा रहे थे। ऐसी ही हालत एक दिन मेरी थी, लेकिन उस दिन तुम दोनों ने मेरी एक न सुनी। जानकी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए मैं दर दर भटक रहा था। बेटे के होते हुए भी हमारी भिखारियों से भी बदतर हालत हो गए थे। तब तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा, तो अब क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ दोनों मेरे घर से और वापस अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। दीनदयाल जी गुस्से में बोले जा रहे थे। जानकी जी आंखों में आंसू लिए साड़ी के पल्लू से अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। माँ, आप पिताजी को समझाइए ना, वो हमारे साथ ऐसा ना करे। हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास नौकरी भी नहीं है, क्या करेंगे हम? लेकिन दीनदयाल जी ने दोनों को घर से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रोहित अपने माँ पिताजी के दिल में अपनी जगह दोबारा न बना पाया। जानकी जी ममत्व में होकर अपने पति के गले लग खूब रोई। जब उनका मन कुछ हल्का हुआ तब दीनदयाल जी बोले, जानकी, ऐसे बच्चों के साथ यही सलूक किया जाता है। आज अगर हम रोहित को फिर से अपने घर में जगा देंगे तो कल का क्या भरोसा, वो अपनी पत्नी की बातों में आकर फिर से हमें घर से निकलने को मजबूर कर सकता है। ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। सोचो, अगर सीमा हमें न मिलती तो आज पता नहीं तुम और मैं इस दुनिया में होते भी या नहीं। क्यों ऐसी औलाद के लिए आंसू बहा रही हो? मैं और तुम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। चलो आंसू पोंछो और एक अच्छी सी चाय बना दो मेरे लिए, वरना मैं भी तुम्हारे साथ साथ रो दूंगा। दीनदयाल जी की बातें सुनकर जानकी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने आंसू पोंछते हुए किचन में चली गई। मैं फिर से तुम्हें, खुद को या जानकी को तकलीफ नहीं देने दूंगा रोहित, सोचकर दीनदयाल जी चैन से सोफे पर पसर गए। धन्यवाद दोस्तों।
कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।